हमारा जो देश है ना, थोड़ा सा ये बात हो सकता है सबको अच्छी ना लगे, बट जो हमारा देश है ये गरीब देश है। गरीब इन द सेंस हमारी इकॉनमी बहुत बड़ी है। Yes. व्हेन यू टॉक अबाउट आवर इकॉनमी, वी आर द सेकंड और द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड, बट जो हमारी पर कैपिटा है वो बहुत कम है। आप देखते हैं आए दिन शहरों में झगड़े हो रहे हैं, Yeah. लोग आपस में तू मैं कर रहे हैं, Yes. सड़क पे खड़े होके पुअर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं एक Yes, दूसरे के yes. अगेंस्ट। सो क्या वो लोग एजुकेटेड नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल। उनके पास डिग्रीज हैं, बिल्कुल है, बट उनके साथ जो मोरालिटी है वो मिसिंग है, Yes. विच इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ एजुकेशन। Moral values. एग्जैक्टली। हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हज़ारों सालों से मिलियंस ऑफ माइंड्स को शेप दिया है, फ्रॉम ट्रेडिशनल गुरुकुल टू डिजिटल क्लासरूम्स। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लर्निंग सिस्टम इन इंडिया। इस सिस्टम ने जहां हमें देश के बेस्ट इंजीनियर्स और डॉक्टर्स दिए हैं, वहीं पे इसने काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ है, लाइक रोट लर्निंग, आउटडेटेड सिलेबस और मार्क्स ओरिएंटेड अप्रोच। आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम को और बढ़िया और अच्छा करने के लिए क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आज इस डिस्कशन को करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर योगेश जैन। थैंक्स सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। Sir, first of all, how would you describe our current education system in India? Current state of, do you still think like our system focus on marks more than actual learning? सो आज की तारीख में जो हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम है वो अभी भी हम मार्क्स की तरफ ही अलाइंड हैं, क्योंकि जैसे ही हम हायर एजुकेशन में जाते हैं या गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं, किसी भी हम फील्ड में आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो पैरामीटर है जिससे हमें जज करते हैं वो मार्क्स ही है। उसके अलावा कोई और पैरामीटर है ही नहीं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2010 में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल जी। Okay. उन्होंने एक CCE का कॉन्सेप्ट वो लेके आए थे, कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। Okay. उससे पहले जो 10th क्लास की जो मार्कशीट होती थी उसमें सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स जो होते हैं क्लास 10th के, उसके मार्क्स होते थे, प्रैक्टिकल के मार्क्स होते थे, उसके बेसिस पे ही आपकी कंप्लीट वो होती थी, परसेंटेज डिसाइड होती Yes, थी। yes. लेकिन वो 2010 वाले जो बैच के बच्चे हैं उनका 3 पेजेस का A3 साइज़ का रिपोर्ट कार्ड होता था, जिसमें सारे कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन के पैरामीटर्स थे, उसके बेसिस पे मार्क्स मिलते थे। बट लॉन्ग रन में ये देखा गया, उसके बाद जब लेटर स्टेज पे जब यूनिवर्सिटी एडमिशन्स होते थे, तो जो छोटा सा कॉलम था उसमें फर्स्ट हाफ में रिपोर्ट कार्ड के, उसमें जो मार्क्स थे सिर्फ उसी को जज किया जाता था। बाकी के जो A, B और C में जो कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन की जो हम बात करते हैं, उसके बारे में कोई उसकी जानकारी नहीं थी, मतलब उसको कोई वेटेज नहीं दी गई, जानकारी Yes, yes. वेट नहीं दिया गया उसको। सो इवेंचुअली जब फ्यूचर जनरेशन्स जब आती गई तो धीरे धीरे तो वापस उसी पुराने वाले उस पर रिकॉर्ड पे आ गए हैं। अब मार्क्स ही देखे जाते हैं वो, More than marks. हाँ, और कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन नहीं होती। Okay. सो जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो, अगर हम ऑन पेपर देखें, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं जिसमें कह रहे हैं आप मदर टंग में या जो लैंग्वेज जो बच्चे समझ पाएँ उसमें आप बच्चों को सिखाइए, पढ़ाइए, और होलिस्टिक एजुकेशन की हम बात करते हैं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की हम बात करते Yes. हैं। बट इवेंचुअली जब मार्क्स की हम बात करते हैं तो वो फिर क्या होता है कि वो बच्चों के मार्क्स जो है जिस पे हम जज कर रहे हैं बच्चों को, वो उसी पे बेस्ड हैं कि आपके एग्ज़ाम्स में कितने नंबर आए। Yeah. सो जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बैठते हैं, उसके पैरामीटर्स की आप बात करते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, जो उसके कट ऑफ्स आती हैं वो सोली बेस्ड ऑन मार्क्स हैं, रैदर देन हम जो होलिस्टिक एजुकेशन की, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की उसकी बात करते हैं उसकी जगह। सो जो एसेंशियली आज है करंट एजुकेशन सिस्टम, वो चल वही रहे सिस्टम जो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले चल रहा था, Mostly marks पे. मोस्टली मार्क्स पे। Yes. बट हम जब एक्सप्लेन करते हैं, जब बच्चों को थोड़ा पढ़ाने का तरीका है, क्योंकि नए नए तरीके आ गए हैं, एक्सपीरियंशियल Yes. लर्निंग आ गई है, तो उसकी तरफ अलाइन कर देते हैं। बट जो मार्किंग स्कीम है
उसी पे ही आज भी एजुकेशन Still सिस्टम same है वो हाँ स्टिल आपके सेम है जी। ओके सर, अगर हम बात करें हर एक चीज़ के प्रॉज या कॉन्स होते हैं, राइट? सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, एट द सेम टाइम विच आर द मेजर गैप और वीकनेस दैट नीड्स अर्जेंट अटेंशन? सो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है हमारे देश में वो बेसिकली 3 लेवल्स पे है, लेकिन अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे तो वो 2 ही लेवल्स हैं। एक स्कूल एजुकेशन है, देन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, फिर आप हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में आप उसको सुपर स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं। स्कूल्स को आप डिवाइड कर सकते हैं प्री मिडिल सेकेंडरी में यस और सीनियर सेकेंडरी में। सो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं, बट एसेंशियली वो 2 हैं, स्कूल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। सो हमारे देश में जो स्कूल एजुकेशन है, जो हम अगर स्ट्रेंथ्स की बात करें तो इतने प्राइवेट प्लेयर्स हैं स्कूल एजुकेशन में, क्योंकि हमारी जितनी जनसंख्या है उसको केटर करने के लिए हमारे पास इतने प्राइवेट स्कूल्स हैं, इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं कि एजुकेशन इज़ नॉट अ बार। अगर हम आज से 20 साल 25 साल पहले चले जाएं, बैक इन टाइम 40 साल पहले चले जाएं, सो देयर वर वेरी फ्यू कॉलेजेस, वेरी फ्यू स्कूल्स, एंड द स्कूल्स दे वर लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशंस, बहुत दूर होते थे शहर से। सो उस गैप को फिल करने की गवर्नमेंट ने कोशिश करी है, और इसी वजह से अब हमारे जो स्कूल्स हैं वो बहुत एक्सेसिबल हो चुके हैं। सो एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस टू एजुकेशन, दैट हैज़ इंक्रीज ओवर टाइम। ओके प्लस हमारे पास टीचर्स बहुत अवेलेबल है, यस everybody is educated, everybody's had at least a college level education, यस basic 12th की डिग्री हो गई है, so overall लिटरेसी रेट हमारे देश में इंक्रीज हो गया हमारा। यस सो हमारे पास अच्छे टीचर्स अवेलेबल है। सो ये तो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, गुड क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल, प्राइवेट प्लेयर्स हु आर प्रमोटिंग गुड एजुकेशन अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, यस and availability of teachers. At the same time अगर हम इसके प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, सो इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, लाइक जहाँ पे अच्छा होता है वहाँ ख़राब बिल्कुल होता है, देयर ऑलवेज 2 sides to a coin। तो जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी वो एसेंशियली आती हैं क्वालिटी एजुकेशन की। नाउ बिकॉज इतने कॉलेजेस हो गए, इतने स्कूल्स हो गए हैं, सो एजुकेशन इज़ बीइंग गिवन एट लार्ज, सबके पास अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल है, सब लोग स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बट नो बडी इज़ टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी। यस अगेन जब हम मार्क्स की बात करते हैं, ब्रिंगिंग इट बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, मार्किंग स्कीम, सो मार्क्स आपको ये तो बता सकते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट कितना आया, यस बट आपने जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उस पे कोई समझा कितना, हाँ एग्जैक्टली। सो मोरालिटी उसमें नहीं है, उसमें क्या है, संवेदनशीलता नहीं है, आप किसी के लिए आप कितने ज़्यादा एम्पैथाइज कर रहे हैं या आप सिंपैथाइज कर रहे हैं, ठीक है, आप बच्चों के साथ, तो ये सारे मोरालिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो मिसिंग है, और उसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो नहीं है। आप देखते हैं आए दिन शहरों में झगड़े हो रहे हैं, लोग आपस में तू मैं कर रहे हैं, सड़क पे खड़े होके पुअर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। सो क्या वो लोग एजुकेटेड नहीं है? बिल्कुल है, उनके पास डिग्रीज हैं, बिल्कुल है, बट उनके साथ जो मोरालिटी है वो मिसिंग है, विच इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ एजुकेशन, मोरल वैल्यूज। एग्जैक्टली। सो वो मिसिंग है, और क्योंकि वो मिसिंग है, सो दैट इज़ व्हाट आवर सोसाइटी इज़ फेसिंग राइट नाउ। जो गैप्स हैं वो फेस कर रही है हमारी सोसाइटी, तो वो चीज़ मिसिंग है हमारी एजुकेशन में। सो ये मेजर गैप है। दूसरा गैप हमारे पास है एक्सेसिबिलिटी की। जब हम बात करते हैं, सो एवरी इंस्टीट्यूशन, बी इट अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, बी इट अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एवरीबडी वांट्स गुड फीस। यस, फीस के साथ साथ नाउ देयर इज ऑल्सो अ लिमिट टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। सो उसके भी कुछ ना एरियाज डिवाइड हो गए, जैसे दिल्ली में आपको मिलेंगे हायर एजुकेशन के, अगर हम अपने एरिया की बात करें देहरादून में आपको मिलेंगे, फिर अगर आप और आगे जाएंगे चंडीगढ़ में आपको मिलेंगे, नोएडा में कितने, हाँ जहाँ पर सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको ये जगह मिलेंगी, वहाँ पे उन कॉलेजेस में जाने के लिए उनकी फ़ीस ज़्यादा है,
Exactly. फीस के साथ साथ फिर आपको वहाँ पे अकोमोडेशन चाहिए, Yes. अकोमोडेशन के साथ साथ फिर आपको फूडिंग लॉजिंग सब कुछ चाहिए। Exactly. तो जब सब चीज़ें आपको चाहिए तो वो चीज़ हो जाती है बहुत कॉस्टली। Yes. सो पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट। Yes. Yes. और जो छोटे शहरों में एजुकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि देन क्वालिटी ऑफ टीचर्स आर नॉट वेरी गुड। Yes. सो वो जो गैप्स आ रहे हैं, उस गैप्स का ये जो है मेजर इशू है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इसको फिल करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। सो सर, अगर हम बात करते हैं सिलेबस करिकुलम, सो आपको लगता है जो हमारा सिलेबस है, करिकुलम है, वो स्टूडेंट्स को रियल लाइफ के चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर कर रहा है? हाउ टेक्स्ट बुक्स आर कंपेयर टू प्रैक्टिकल नॉलेज टुडे? मतलब वो बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज एक्चुअल में मिल रही है आज? ओके, देखिए ये बहुत ना अच्छा क्वेश्चन है। आई विल टेल यू व्हाई। ये प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन ना हमारी जो इस समय 2020 में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशंक जी। सो ये उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके सामने ये क्वेश्चन था कि जो हमारी एजुकेशन है इट इज़ मोर फोकस्ड टुवर्ड्स रोट लर्निंग। रोट लर्निंग इन द सेंस कि आप बस आपने पढ़ा, याद किया, पेपर में गए और उल्टी कर दी इन अ वेरी लेमैन्स टर्म्स। एंड जैसे ही उसके बाद आप ऐसे ही आपने कॉलेज में किया, और जब आप कॉलेज क्लियर करने के बाद रियल लाइफ में आए तो आपने देखा कि यहाँ पे तो डायनामिक्स ही कुछ और है। Yes. हम कर कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है। बिल्कुल। सो व्हेन यू डूइंग दिस, सो जब ये चैलेंज फेस हुआ, सो दे इंट्रोड्यूस सर्टेन सब्जेक्ट्स लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। सो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, मैनेजिंग योर फाइनेंसेस, इन सब चीज़ों को एड्रेस किया गया बाय द गवर्नमेंट। और इन सब चीज़ों की स्पेशल टेक्स्ट बुक्स लेके आई गई, इनको करिकुलम का पार्ट बनाया गया, और इसकी वजह से रोबोटिक्स एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया टू काउंटर द चैलेंजिंग टाइम्स वेयर एन पहले कोडिंग जो होती थी कॉलेज लेवल में, इफ़ यू आर एन इंजीनियर और आपने कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करी है, सो आपको लेट्स से इफ़ यू आर 18-19 की एज में आप उसको स्टार्ट करते थे सीखना। आज की तारीख में आप जो 5 साल के 6 साल के बच्चे हैं, Exactly. आप उनके लिए स्कूल्स में रोबोटिक्स लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब्स, इस टाइप के जो कैसे सोर्सेज अवेलेबल हैं। Yes, yes. और वो आप जैसे हमारे पास आविष्कार लैब है यहाँ पे अवेलेबल हैं, और वो सब चीज़ें आप बच्चे रेडिली अब यूज़ कर सकते हैं। Yes. तो उनको जो चीज़ पिछले आज से 5 साल 10 साल पहले बच्चों को एट द एज ऑफ 19 और 18 इंट्रोड्यूस होती थी, वो एज ऑफ 7, 8 और 9 आप इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। सो बच्चे क्या होते हैं कि उनको वो एक्सपोजर मिल जाता है। सो रियल लाइफ में जो बच्चों को चाहिए, फाइनेंसेस मैनेज करना, मोरालिटी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, मॉरल एजुकेशन। पहले क्या थी, इट वाज अ सब्जेक्ट इन 8 आवर पीरियड, 7 डेज अ वीक। आपको एक वीक में 48 पीरियड में से एक पीरियड ऐसा मिलता था जिसमें आप मॉरल एजुकेशन पढ़ाते थे। Yes, yes. नाउ इट इज़ पार्ट ऑफ द करिकुलम। Yes. एज एन करिकुलम में देयर इज़ अ थीम ऑफ द मंथ विच वी हैव इंट्रोड्यूस, उस करिकुलम का पार्ट बना दिया मॉरल एजुकेशन। और मॉरल एजुकेशन में there are multiple things which goes on, like say fraternizing, helping your elders, speaking politely with people. So ऐसे themes बनाए हुए हैं, उसके बारे में students are forced to ponder upon it, think upon it, and do related activities around those themes. So ये सब चीज़ें जब बच्चे करते हैं तो they are essentially learning by doing. सो ये सब चीज़ें पहले करिकुलम का पार्ट नहीं होती थी, नोबडी वाज कंसर्न्ड, इट वाज मोर ऑफ, पहले जो करिकुलम फोकस थे वो सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग पे, मार्क्स पे ही फोकस थे। अभी भी मार्क्स पे तो फोकस हैं, बट दिस ऑल दीज एक्टिविटीज दे हैव बिकम एसेंशियल पार्ट ऑफ द करिकुलम। सो वो उसकी वजह से थोड़ा सा 2020 के बाद बाय अडॉप्टिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 हमारी ओवरऑल एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है तो थोड़ा सा बेटर होते हुए जा रहा है। ओके जी। तो सर, अगर हम बात करें, हम अपने क्लासरूम्स या फिर एजुकेशन सिस्टम में मोर क्रिएटिविटी, इनोवेशन कैसे ला सकते हैं ताकि बच्चे और एक्टिव हो? या
ब्राइट स्टूडेंट्स? सो देखिए, दिस इज़ बीइंग डन राइट नाउ with, let's say, almost every institution. Even the government schools are adopting it. यस. So what people are doing right now, अभी आजकल classes में there's television screens which are there. They are not exactly television screens, they are more of a digital classrooms का concept है. अब हम अगर डिजिटल क्लासरूम के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, इट्स नथिंग न्यू. बट द कंटेंट जिस पे हम बात कर रहे हैं वो बहुत नया है. सो व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर स्कूल्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो ना अडेप्टिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट आ चुका है. व्हाट इज़ अडेप्टिव लर्निंग? अब AI जो विच वाज अ थिंग ऑफ द फ्यूचर, यस. वो एजुकेशन में इसका इंट्रिंसिक पार्ट बन चुकी है. और उसकी वजह से एजुकेशन जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा एलिवेट हो चुके हैं. सो आई टेल यू हाउ. पहले क्या होता था कि आपको एक कंटेंट एक कंपनी ने बनाया, उस कंप्यूटर की स्क्रीन पे लगा दिया आपने, और ऐसे टीवी पे लगा दिया, डिजिटल बोर्ड पे लगा दिया, वो प्ले हुआ, बच्चों को समझ में आया Yes. नहीं आया, क्रॉस रेफरेंस, देयर ऑलवेज बुक्स अवेलेबल. Yes, आपने yes. बुक्स में देखा क्रॉस रेफरेंस के लिए और आपका काम हो गया. बट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज अडेप्टिव लर्निंग, यूज़ ऑफ AI हैज़ कम इनटू द पिक्चर. अब उसमें क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन पेपर्स बन रहे हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, राइट, लाइक फॉर एग्जांपल इन आवर स्कूल्स, टीचर ने एक सब्जेक्ट पढ़ाया बच्चों को थ्रू AV मॉडल एंड द बुक्स मॉडल. बच्चों ने लैब्स में बैठे, कंप्यूटर लैब्स में बैठे विद देयर इंडिविजुअल स्क्रीन ऑन, क्वेश्चन पेपर अपीयर हुआ, बच्चों ने उस आंसर करने शुरू किए, सॉल्व करना शुरू किया. जैसे जैसे बच्चा डिफ़िकल्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ रहा है, उसके अगला Yes. और डिफ़िकल्ट आ रहा है, उसके अगला और डिफ़िकल्ट आ रहा है. अगर जैसे ही बच्चे ने गलत किया डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी आ गया, अगर वो भी नहीं हुआ तो और ईजी आ गया, फिर डिफ़िकल्ट हो गया. सो बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट कितना समझ में आया, उसमें बच्चे ने सॉल्व करने में कितना टाइम लगाया, एवरीथिंग इज़ बीइंग मॉनिटर्ड. सो ये जो चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले अगर हम बात करें आज से 10-15 साल पहले, तो दिस वाज नोबडी कुड इवन थिंक अबाउट इट. यस. एवरीबडी वुड लाइक, ये सब ऐसा होता था कि ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट पैरामीटर नहीं है, या तो आप कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ इट, और वो आपके मार्क्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. बट अब क्या है, अडेप्टिव टेक्नोलॉजी आ गई, अडेप्टिव एजुकेशन आ चुकी है. फिर एक और जो नया कॉन्सेप्ट आ गया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग. सो व्हाट वी कॉल एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज़, सो बिल्डिंग एज लर्निंग एड. सो जो एसेंशियली जो पूरी स्कूल की बिल्डिंग बनने लग गई हैं आजकल, वो बिल्डिंग कम होती हैं, इट इज़ बेसिकली अ टीचिंग एड. टीचिंग एड एज इन, जैसे ये सब हमारे सामने जो रखा हुआ है, दीज आर ऑल टीचिंग एड्स. यस. सो ऐसी टीचिंग एड, बिल्डिंग भी अपने आप में एक टीचिंग एड है. आप दरवाज़ा खोल रहे हो तो वहाँ पे एक D बना हुआ होगा, आप देख रहे हैं कितने डिग्री पे आप दरवाज़ा खोल रहे हैं. यस. कलर डेस्क बनी होंगी, रेनबो बने हुए होंगे जगह जगह पे बिल्डिंग में. रैम्प है तो रैम्प के साथ पैरेलल कलर डिस्क चल रही हैं. सो ऐसे क्या कहते हैं, फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग में जो टाइल्स लगी हैं, स्टोन लगा हुआ है, वो चेस बोर्ड के मॉडल में लगा है. मैथमेटिकल फिगर्स आपको जगह जगह पे मिल रही हैं. सो बच्चे जो चीज़ देख रहे हैं, कर रहे हैं, उसको अपनी रियल लाइफ में भी देख रहे हैं. जैसे अपने घर में गए, दरवाज़ा खोला तो उनको दिख रहा है कि उनकी लर्निंग कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है. सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन. सो इस जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कॉन्सेप्ट था, पहले बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते थे, लेकिन अब इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द करिकुलम. छोटे बच्चे हैं, प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, उनकी मोटर स्किल्स होती हैं, फाइन मोटर स्किल होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं. फाइन मोटर स्किल्स हो गई, जैसे बच्चों का मूवमेंट है, जॉइंट मूवमेंट है, कुछ नहीं है बच्चों के लिए, वहाँ पे प्लेस कर दिए, स्विच बोर्ड प्लेस कर दिए, ऑन ऑफ. वो छोटे बच्चे हैं, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के लिए, उनके लिए वो मोटर स्किल्स जो होती हैं, उससे उनके जॉइंट्स अच्छे मूव करते हैं. उनकी क्या कहते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स हो गई, रनिंग हो गई, जैसे हैवी जॉइंट मूवमेंट हो गई, तो वो बहुत अच्छे से बच्चे करना सीख लेते हैं. ग्राउंड एक्टिविटीज़ हो गई, सैंड पिट में खेलना हो गया, प्ले स्टेशंस के ऊपर बच्चों को जंप करना हो गया, स्विंग्स में चलना हो गया. तो ये सारी चीज़ें जो पहले होती थी, पहले क्या होता था कि बच्चों को भी स्कूल वाज लाइक हम खिला रहे हैं, ठीक है. पहले एक गोल स्ट्रक्चर होता था, देयर वाज नो स्पेसिफिक, नथिंग स्पेसिफिक अबाउट इट. अब हर एक चीज़ ना स्पेसिफिक एजुकेशन की तरफ मूव कर रही है कि अगर आप कोई भी चीज़ करा रहे हैं तो देयर शुड बी अ रीज़न कि आप वो चीज़ क्यों करा रहे हैं. सो अब एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो चुका है. दिस इज़ ऑल बिकॉज कि हमारे पास एवरीबडी इज़ एजुकेटेड, सो
वो एजुकेशन सिस्टम पे एवरीबडी वांट्स देयर किड्स और द स्टूडेंट्स टू सी द ग्रोथ, तो वो मॉनिटरिंग हो जाती है। आप पहले क्या होता था 6 घंटे बच्चे स्कूल में रहे और उसके बाद फिर जब वो घर जा रहे हैं सो दे आर लेफ्ट आउट, मतलब नोबडी इज बॉदर्ड, नोबडी केयर्स, ठीक है, उनकी कोई वो नहीं हो पा रही। बट राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज बच्चे जब घर भी जाते हैं सो एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड, व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर स्पीकिंग, हाउ दे आर कॉन्वर्सेटिंग विद गेस्ट और स्ट्रेंजर्स, हाउ दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो सारी चीज़ें भी मॉनिटर हो जाती हैं। So, and parents are also helping schools in this, because earlier parents, let's say, were not as educated as they are today, due to the availability of education institutions all around the country and accessibility of education institutions around the country. So, पहले नहीं था वो, so उसका impact जो है वो बच्चों की growth पे वैसे भी देखने को मिलता है। ओके सर, हम डिजिटल क्लासरूम्स की ही बात कर रहे हैं, जैसे कि आजकल सब कुछ डिजिटल है, एआई का ज़माना है जैसे कि हम कह रहे हैं, तो इतनी सारी ऑनलाइन ऐप्स अवेलेबल है, सब कुछ डिजिटल क्लासरूम्स। आपको क्या लगता है एआई फ्यूचर में एजुकेशन सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट कर सकता है? देखिए, एआई इज़ अ फ्रेंड, व्हाट वी बिलीव दैट एआई इज़ अ फ्रेंड। आप अगर एआई को दुश्मन बनाएंगे अपना, सो हाँ, देयर इज़ दिस कॉन्सेप्ट कमिंग डाउन टू दिस व्हेन फ्रेंड और दुश्मन की हम जब बात करें, सो सम पीपल कंसिडर एआई एज फ्रेंड, सम पीपल कंसिडर एआई एज द एनिमी। ऐसा क्यों है? एआई ना आपके लिए चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। इट रेडिली ब्रिंग्स यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल अक्रॉस द इंटरनेट विच यू एक्चुअली वांट। सो इंटरनेट हैज़ अ बेसिक प्रॉब्लम। इंटरनेट में इशू क्या है कि आप ना इंटरनेट को मॉनिटर नहीं कर सकते। आप पेरेंटल सेटिंग्स लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, बट आप उसे मॉनिटर नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू लेट्स से सर्च फॉर अ प्लांट ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट विल गिव यू टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ रिसोर्सेज, और आपको ये नहीं पता कि उसमें सही क्या है और गलत क्या है। सो उसके लिए क्या होता था, पहले स्कूल में लाइब्रेरीज होती थी, एनसाइक्लोपीडियाज होती थी, क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए टीचर्स होते थे, बट इट वॉज अ टीडियस टास्क, वेरी लेंदी टास्क। सो व्हाट तो उसका क्या होता था, इम्पैक्ट बच्चों पे क्या आता था, बच्चे तो उनका जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है, तो दे यूज्ड टू लूज अटेंशन। उन्होंने देखा हाँ प्लांट है, ठीक है, अब इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए, नॉट लीस्ट बॉदर्ड, चलो जाओ खेलते हैं, कौन दिमाग लगाएगा इसमें। सो ये चीज़ बच्चों ने ब्रश ऑफ कर दी। नाउ विद द अवेलेबिलिटी ऑफ एआई, इट हैज़ बिकम मोर ऑफ एन encyclopedia which is accessible to students. अब नाउ दे वांट टू लुक अप फॉर अ प्लांट, दे कैन ईजिली डू सो। उसमें डालेंगे और उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये क्या प्लांट है, व्हाट आर इट्स यूजेस, प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, इसके थ्रेट्स क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, उसकी पूरी एनालिसिस कर सकते हैं बच्चे। Exactly. बट नाउ इसमें एक नुकसान ये है कि आप एआई को मॉनिटर नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मॉनिटर एआई। अगर आप उसे कर भी सकते हैं तो पेरेंट्स को या टीचर्स को अभी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसे मॉनिटर कैसे करना है। Exactly. तो एक बार अगर आप उसको अगर हम जैसे पेरेंट्स को और बच्चों को और टीचर्स को इस चीज़ से एम्पावर कर दें कि आप उसे मॉनिटर कैसे करें, तो हमारा 95% ऑफ द चैलेंज इज सॉल्व्ड। देयर आर पर्टिकुलर सेटिंग्स, देयर आर पर्टिकुलर वेज इन विच यू कैन मॉनिटर, एंड एज सून एज यू मॉनिटर इट and the AI is available to the students, the work and the information, the accessibility of information to students, it becomes particularly large. And when it is large, so students की जो growth है और जो let's say इनकी information availability of information है, growth है, उनकी accessibility है, वो multiple times बढ़ जाती है। So in a manner it is a very good thing. तो जो चीज़ मुझे let's say 25 साल की उम्र में जानकारी मिली, वही आज के बच्चे को 12 या 13 साल में इन्फॉर्मेशन है। सो वो एक अच्छी चीज़ है। ओके। हाँ जी। तो जो ये डिजिटल एजुकेशन है, अगर हम बात करें एजुटेक ऐप्स है, कुछ भी डिजिटल ऐप्स हैं, वो हर एक बच्चे के लिए अवेलेबल है, एक्सेसिबल है। लाइक अगर अर्बन एरिया का है या रूरल एरिया, दोनों के लिए एक्सेसिबल है। एग्जैक्टली, वो सबके लिए एक्सेसिबल है। उसमें कोई एम्बार्गो नहीं है, कोई गैप्स नहीं है किसी के लिए कि वो इसके लिए है और उसके लिए नहीं है। और यही उसकी बेस्ट पार्ट है। टीचर्स में, ह्यूमन रिसोर्सेज में तो यू कैन मेक, क्या कहते हैं, आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि कुछ टीचर्स हैं वो यहीं पे अवेलेबल है, वहाँ पे नहीं है। बट डिजिटल एजुकेशन और इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑल अक्रॉस द कंट्री
और सेम है सब जगह। सर अगर हम बात करें कैरियर्स की, आज भी हम देखते हैं बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं मैक्सिमम जो स्टिल इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल स्ट्रीम्स की तरफ मूव करते हैं इंस्टेड ऑफ डाइवर्स कैरियर सिलेक्शन। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए हमारा जो देश है ना, थोड़ा सा ये बात हो सकता है सबको अच्छी ना लगे, बट जो हमारा देश है ये गरीब देश है। गरीब इन द सेंस हमारी इकॉनमी बहुत बड़ी है। Yes. When you talk about our economy, we are the second or the third largest economy in the world. But जो हमारी पर कैपिटा है वो बहुत कम है। तो जो कैरियर ऑप्शंस जो बच्चे चूज़ करते हैं, इट इज़ रिलेटेड डायरेक्टली टू आवर पर कैपिटा। बच्चों को इंजीनियर्स नहीं बनना आज की तारीख में, इंजीनियर्स का टाइम चले गया। अगर इंजीनियरिंग में हम बात करेंगे तो कंप्यूटर इंजीनियर्स तो बच्चे बनना चाहते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये सब कुछ नहीं बनना चाहते। अगर हम उसके बाद बच्चे बनना चाहते हैं डॉक्टर्स इज़ अ वेरी हाईली पेइंग प्रोफेशन। Yes. फिर बच्चे करना चाहते हैं MBA। अगर आप इंजीनियर्स भी देखेंगे, IIT इंजीनियर्स होते हैं वो MBA करते हैं, उसके बाद Exactly. उसके बाद MBA करने के बाद वो फाइनेंशियल मार्केट्स में जाना चाहते हैं। Yes. तो लोगों को ये काम करने हैं। पहले जो आज से 15 साल पहले लोग एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते थे, आज की तारीख में बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स भी नहीं बनना चाहते। नोबडी वांट्स टू डू बिजनेस ऑल्सो। एवरीबडी वांट्स अ कंफर्टेबल लाइफ वेयरइन दे कैन हैव अ डिसेंट पे स्केल, अ गुड पे स्केल, और उनकी लाइफ अच्छी कंफर्टेबली चले, 9 to 5 जॉब करें एंड देन दे आर डन विद इट। सैटरडे संडे सबको घर पे रहना है, फैमिली टाइम एंजॉय करना है। सो वो जो कॉन्सेप्ट है लाइफ का वो पूरा चेंज हो चुका है। Yes, yes. और ये कारण सिर्फ और सिर्फ जो प्रोफेशन जो चूज़ करना चाहता है बच्चा, वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चूज़ करना चाहता है। क्यों चूज़ करना चाहता है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से? उसको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। अगर आप इसके अलावा अदर प्रोफेशंस में जाएंगे, लेट्स से एन एडवोकेट, इफ़ यू आर नॉट अ कॉर्पोरेट एडवोकेट, यू आर अ लिटिगेटिंग एडवोकेट जो लिटिगेशन कर रहा है, कोर्ट रूम्स में जा रहा है, सो उसकी कोई लाइफ ही नहीं है। अगर आपके पीछे बैकग्राउंड, आपके दादा फादर ऐसे, अगर आपके पास जनरेशनल क्लाइंटेल है और जनरेशनल इन्फॉर्मेशन है, जनरेशनल सेटिंग है, Yes. हाँ, और लेट्स से जनरेशनल वेल्थ है फॉर दैट मैटर, Yes. तो आप कर सकते हो एस्टैब्लिश। फॉर अ न्यू एडवोकेट हु स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको तो मेहनत ही करनी है। सो कोई बनना नहीं चाहता हो। पहले लोग कर रहे थे इस प्रोफेशन में, आ रहे थे, अब वो भी आने बंद हो गए हैं। मोस्टली इंजीनियर्स ही पहले होते हाँ, थे, बीटेक। एग्जैक्टली। और बीटेक में भी लोग कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं। Yes. पहले मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते थे क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री बूम कर रही थी। Yes. हाँ, कहीं ना कहीं उनके पास अच्छे ऑप्शंस थे। Yes. लेकिन अब क्योंकि IT इंडस्ट्री बूम कर रही है, सो सबको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। सो ये सारे हाईली पेड प्रोफेशंस हैं। Okay. सो व्हेन बच्चे जो हैं वो जो हाईली पेड प्रोफेशंस है उसी को चूज़ कर रहे हैं, रादर देन प्रोफेशंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश देमसेल्फ एंड हैव अ गुड लाइफ। सो इट हैज़ गॉट डायरेक्टली टू डू विद द मार्केट ट्रेंड, कि मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है बच्चे वो प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं, बिकॉज जिसकी डिमांड है आपको वहीं पे आपको अच्छी रेम्यूनरेशन मिलेगी। सो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड। ओके। सो सर अगर हम बात करें एग्ज़ाम्स की, कॉम्पिटिशन्स की, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की, तो ऐसा मतलब मेंटल कौन सा प्रेशर फील करते हैं बच्चे? मेंटल प्रेशर जो बच्चे फील करते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस, बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए, जो प्राइमरी प्रेशर है बच्चों का, इट इज़ एग्जैक्टली फॉर मार्क्स। अगर हम मार्क्स के अलावा बात करेंगे उन्हें कोई प्रेशर है, कोई प्रेशर नहीं है। अब प्रेशर क्यों है? बिकॉज जो सीट्स हैं वो लिमिटेड है। एग्जैक्टली। आप IITs की बात करें, IIMs की बात करें, NLUs की, रैंकिंग सिस्टम, तो जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। लेट्स से 300 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, 200 सीट्स हैं, ओवरऑल कह लीजिए 5000 सीट्स हैं। और जो बच्चे हर साल ग्रेजुएट कर रहे हैं और 12th पास कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट टू दोज सीट्स, वो लैक्स में। यस। तो जब 1 लाख या 2 लाख बच्चा बैठेगा 5000 2000 सीट के एग्ज़ाम के लिए, सो उनके पास प्रेशर तो होगा ना कि मेरे को क्वालिफाई करना है, कि मेरे को इतने नंबर लेके आना है, अदरवाइज मुझे सीट नहीं मिलेगी।
अच्छी सीट नहीं मिलेगी, अच्छी लाइफ नहीं होगी, अच्छी लाइफ नहीं होगी, अच्छे कंफर्टेबल पे नहीं होगी, कंफर्टेबल पे नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा। तो वो जो प्रेशर है वो इस चीज़ का है। वो 3 इडियट्स की मूवी की तरह। एग्जैक्टली। ओके, So, मेंटल प्रेशर। हाँ, वो मेंटल प्रेशर है। मतलब आज के टाइम पे भी वो आपको लगता है सेम है? वो सेम है, वो बदलेगा नहीं। उसको बदलने के लिए या तो हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा बढ़ने चाहिए, जैसे इस गवर्नमेंट ने किया, एम्स बढ़ा दिए। पहले क्या था, दिल्ली में एक एम्स था और उसमें 100 सीटें थी। तो पूरे देश के डॉक्टर चाहते थे एम्स से अगर पढ़ना है तो वो 100 ही बच्चे में जा पाएंगे। जहाँ पे लाखों बच्चे बैठते हैं वहाँ पे 100 बच्चों का एडमिशन है। अब क्योंकि एम्स बढ़ गए हैं तो वो डिवाइड हो गया है, बट अगेन इतने भी नहीं बढ़े हैं। तो आज भी जो ओवरऑल बच्चों का वो है, क्या कहते हैं, कोई जो क्वालिफाइंग रेशियो जो है वो बहुत पुअर है। कितने ही बच्चे क्वालिफाई करते हैं, ज़्यादातर तो फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है हमारे देश की, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। सो बच्चे जो करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं, अदरवाइज तो वो भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी एक स्ट्रेंथ ये है कि हमारे देश में जो हायर एजुकेशन भी है वो कंपैरेटिवली चीपर है एज़ कम्पेयर टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड। सो अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशंस देखेंगे वो बहुत कॉस्टली है, हमारे यहाँ बहुत चीप है उसके मुकाबले। बट वो प्रेशर तो है क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर इकोनॉमी पर कैपिटा बीइंग लो, बच्चे हमारे देश में ही हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फॉरेन की तो हम बात ही छोड़ दें। बिल्कुल। हाँ जी सर, अगर हम फॉरेन एजुकेशन की ही बात करें तो आप इंडियन एजुकेशन एंड फॉरेन एजुकेशन को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? देखिए, इंडियन एजुकेशन जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई हैं। लोगों ने कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ने उसको इजी बना दिया है, बट ओवरऑल जो इंडियन एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई हैं। इनफैक्ट दे आर रिकग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड। आई विल टेल यू, जो हमारी लॉ की डिग्री है हमारे देश में, सो इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय द US, बाय यूनाइटेड किंगडम, बाय कनाडा, बाय ऑस्ट्रेलिया, ऑल अराउंड। व्हाट दे रिक्वायर इज़ कि आप आइए, पर्टिकुलर 3-4 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम्स दीजिए, एज अपोज टू 40 सब्जेक्ट्स जो नॉर्मल होता है, उसमें 10% आप एग्ज़ाम दीजिए 4 सब्जेक्ट्स का, एंड यू क्वालिफाई। सिमिलरली हमारी मेडिकल साइंसेज की डिग्री है, इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय द US, कनाडा, इवन यूरोपियन यूनियन एंड मल्टीपल अदर कंट्रीज़। अगर यहाँ के बच्चे फ़ॉरेन में डॉक्टर के कहते हैं MBBS या डॉक्टर की पढ़ाई करके वापस आते हैं हमारे देश में, सो हमारे देश की जो मेडिकल काउंसिल है वो एग्ज़ाम्स उनके लिए ऑर्गेनाइज करती है, और 70% लोग उसको ऑन एन एवरेज फेल कर जाते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। और जो हमारे देश के जो बच्चे MBBS और MD करे हुए होते हैं बहुत ईजिली क्वालिफाई कर जाते हैं। तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम एज अपोज टू द वेस्ट और द ईस्ट और नॉर्थ और द साउथ वर्ल्ड में बहुत अच्छा है हमारे स्टैंडर्ड्स, और बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे एजुकेशन। कुछ लोगों ने उसे ईजी बना दिया है। और अगर हम स्पेशलाइजेशन और प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखिए जो वर्ल्ड की बेस्ट वो हैं, क्या कहते हैं, कंपनीज़ हैं, एप्पल है, गूगल है और मल्टीपल AMD हैं, कई सारी कंपनीज़ हैं, उसमें जो सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इंडियंस हैं। क्यों है? तो सब इंडिया से पढ़े हुए थे, क्योंकि यहाँ के इतने अच्छे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स के, तो वो वहाँ पे उन्होंने उसको बहुत अच्छे से वहाँ पे वो मतलब फिट इन हो गए। हमारे देश में नहीं हो। हमारे देश में जो छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अनऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे हैं, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ वहीं पे है। अदरवाइज हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड जो प्रोफेशनल कोर्सेज के हैं वो बहुत हाई हैं, बहुत अच्छे हैं एज अपोज टू द वेस्ट। ओके, सो सर, व्हाट इज़ द NEP पॉलिसी जो 2019 में आई थिंक लॉन्च हुई थी? डू यू थिंक इट्स हेडिंग अ राइट डायरेक्शन? देखिए, ऑफ कोर्स इट इज़ हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। जो NEP हमारी पॉलिसी थी, हमने पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में बात किया। दे हैव इंट्रोड्यूस सर्टेन सब्जेक्ट्स, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, मॉरलिटी एंड मॉरल एजुकेशन हो गया, और क्या कहते हैं म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट हो गया। सब पहले भी था, बट अब उसको और ज़्यादा उसको क्या कहते हैं उस पर फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो बच्चों के लिए ये कहते हैं एजुकेशन जो है पहले सिर्फ एक ही मीडियम में थी, इंग्लिश में या फिर और हिंदी वो जैसा सब्जेक्ट। अब क्या एजुकेशन क्या है, इन ऑर्डर टू
एक्सपैंड इट्स रीचेबिलिटी। हमारी एजुकेशन जो है वो मदर टंग में या हिंदी लैंग्वेज में भी उसको हमने डेवलप कर दिया है। सो देयर मल्टीपल थिंग्स जो NEP लेके आया है, होलिस्टिक एजुकेशन लेके आया है NEP, और कई सारी चीज़ें लेके आया है। और वो सारी चीज़ें जो हैं, जो उनके एस्पेक्ट्स हैं, जिस मतलब आइडिया से NEP को लाया गया था, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। स्कूल्स ने सब ने इनफैक्ट जो करिकुलम है वो उसी के अराउंड डेवलप हुआ है स्कूल्स में, उसी को फॉलो कर रहे हैं स्कूल्स, और बहुत एक ऑर्गेनाइज तरीके से NEP के अराउंड स्कूल्स इन द इंटायर कंट्री दे आर मूविंग अहेड। सो एक ये बहुत ही हेल्दी और अच्छी चीज़ है जो स्कूल्स में हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू यू इट्स अ गुड फॉर फ्यूचर? यस, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके सर, अगर हम बात करें, आपको अगर कोई पावर मिले आज, ठीक है, तो आप क्या चेंजेस करना चाहोगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में? देखिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वैसे तो मैं बहुत छोटा हूँ। ऐसा कौन सा मेजर चेंज है जो आप देखते हो या फिर लाना चाहोगे? देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन। ओके, अगर मेरे पास इतनी पावर अगर कभी हो तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन, जो इस समय इज़ अ मेजर गैप। ओके, सो जो हमारी RTE पॉलिसी करती है वो क्लास 8th तक के बच्चों के लिए करती है, राइट टू एजुकेशन, एंड देयर इज़ अ वेरी फ्यू पीपल हु गेट एक्सेस टू इट। हम गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशन इम्प्रूव करके और क्लास 12th तक की, एटलीस्ट क्लास 12th तक की एजुकेशन को सबके लिए एक्सेसिबल बना सकें, गुड एजुकेशन को, नॉट एजुकेशन, गुड एजुकेशन को सबके लिए एक्सेसिबल बना सकें। सो दैट इज़ समथिंग विच यू नो which I think would improve our society as a whole. Okay. So our last question is, आप इंडियन एजुकेशन को 2045 में कैसे देखते हो? 2045 में आप इसको कैसे देख रहे हो? देखिए, 2045 में इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अगर हमने जो पॉलिसीज़ और जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो ट्रैक पे चल रहे हैं उसको देखते हुए अगर हम चलें तो मॉरल एजुकेशन को वी हैव मेड इट अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द करिकुलम। एंड व्हेन मॉरल एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द करिकुलम, तो उसको अगर हम आगे लेके चल रहे हैं तो 45 में जो आज की तारीख में रैशनेस और रूडनेस और एक बहुत ज़्यादा मतलब से हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हमें जो लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि 2045 में पीपल विल बी वेरी, वो बहुत संवेदनशील और शांत, ऑर्गेनाइज्ड और सभ्य तरीके से लोगों के साथ आपस में बात करेंगे। सो देखिए, जानना, इन्फॉर्मेशन होना इज़ वन पार्ट ऑफ द पिक्चर। जो असली चीज़ है, जो कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई से लोग क्या होता है, पढ़ाई लिखाई से समझ आती है, exactly. लोग समझदार होते हैं, तो हम वो समझदारी की तरफ हमारा देश आगे बढ़ेगा। सो वो इम्पोर्टेंट है और 2045 में हो सकता है हमें वो चीज़ देखने को मिले। ओके, थैंक you so much, Jain sir, for this wonderful discussion. Thank you so much for calling me and having me here. Thank you so much. Thank you.